हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम फिर से हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। इस लेक्चर और इस एमसीक्यू क्यूज़ का हमारा दो मोटिव्स हैं। फर्स्ट मोटिव ये है कि आपको एक तो ये पता चलेगा कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। यानी इन एमसीक्यू का जब आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे और इनको सॉल्व करने के बाद आपको एक स्कोर मिलेगा, यानी आपने कितने आंसर्स दिए हैं राइट। तो आपको ये पता चलेगा कि हमने प्रिपरेशन सही की है या नहीं, यानी आप अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे। दूसरा मोटिव जो है वो हमारा है कि हम यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर्स नहीं देंगे, या फिर हमारा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हमने एमसीक्यू पढ़ा, उसका आंसर दिया और हम चले गए। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, हिंदी में समझाएंगे, ऑप्शन सारे समझाएंगे, सही आंसर क्यों है वो समझाएंगे और ऑप्शन गलत क्यों है ये भी हम समझाएंगे। तो ये दोनों मोटिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना और कितने एमसीक्यूज आपने सही किए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है द चौथ एंड द सरदेश मुखी कलेक्टेड बाय द मराठास वर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चौथ और सरदेश मुखी मराठा एम्पायर में कलेक्ट किया जाता था, वो किस लिए कलेक्ट किया जाता था। तो क्वेश्चन को पहले समझा देती हूँ कि चौथ और सरदेश मुखी अ काइंड ऑफ टैक्स, मतलब एक काइंड ऑफ टैक्स था जो मराठा एम्पायर में, यानी जब मराठास रूल करते थे उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी उन पे लगाया जाता था। तो ये पूछ रहा है कि ये चौथ और सरदेश मुखी किस तरीके का टैक्स था। ऑप्शन ए आपका है टू डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। क्या ये दो अलग अलग टाइप के लैंड टैक्सेस थे जो अलग अलग लगते थे। ऑप्शन बी है टैक्सेस लेविड ऑन कंक्वायर टेरिटरीज टू एक्नॉलेज मराठा सुप्रीमेंसी, यानी मराठास के द्वारा जो टेरिटरी कंक्वायर की गई है उन लैंड पे और उन टेरिटरीज पे टैक्सेस लगाया जाता था ताकि मराठास की सुप्रीमेंसी बनी रहे। और सी है कस्टम ड्यूटीज ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। क्या ये टैक्स इंटर स्टेट ट्रेड यानी स्टेट के अंदर ट्रेड करने पे कस्टम ड्यूटीज के फॉर्म में लगाया जाता था। और डी ग्रांट्स गिवन टू टेम्पल्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। क्या ये टेम्पल्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के तरफ से एज अ फॉर्म ऑफ ग्रांट लिया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर सही आंसर देती जाऊंगी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ऑप्शन बी यहाँ का करेक्ट है, यानी चौथ और सरदेश मुखी एक ऐसा टैक्स था जो कंक्वायर टेरिटरीज यानी मराठा के द्वारा जिन टेरिटरीज पे कंक्वायर किया गया है वहां पर लगाया जाता था ताकि उनकी सुप्रीमेंसी उन कंक्वायर टेरिटरीज पे बनी रहे। राइट, तो इसका ऑप्शन बी क्या है सही है और तीन ऑप्शन ए सी और डी इसके गलत हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 के अंदर हुआ था, वर फोर्ट बिटवीन, यानी तीसरा बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 के अंदर हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए है मराठास एंड द मुगल। क्या ये मराठा और मुगल्स के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी है मराठास एंड अफगान्स। क्या ये मराठास और अफगान्स के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी क्या ये मराठास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और ऑप्शन डी है मुगल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ये मुगल्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। सही आंसर क्या है इसका, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 के अंदर हुआ था वो मराठास और अफगान से कौन लड़ा था, अहमद शाह अब्दाली। तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अष्ट प्रधान मंडल वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अष्ट प्रधान मंडल, यानी अष्ट का मतलब होता है 8, प्रधान का मतलब होता है जो सुपीरियर होता है, और मंडल, तो जो अष्ट प्रधान मंडल था वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। वो किस राज्य के अंदर और किस राजा के अंडर एसोसिएटेड हुआ करता था। तो ऑप्शन 1 है कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर। क्या ये विजयनगर के जो कृष्ण देवराय थे उनके अंडर ये एसोसिएटेड था।
बी है शिवाजी महाराज का, ये शिवाजी महाराज के रूल में एसोसिएटेड था। सी राजा तोदरमल और डी टीपू सुल्तान। तो सही आंसर क्या है इसका, आप कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा साथ साथ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी अष्ट प्रधानमंडल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो शिवाजी महाराज के समय में एसोसिएटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was the capital of the Sikh Empire under महाराजा रंजीत सिंह। यानी सिख एम्पायर जब महाराजा रंजीत सिंह के अंडर था तब उनकी कैपिटल क्या थी। हम ये भी कह सकते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के समय पे सिख एम्पायर की कैपिटल कौन सी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पटियाला और ऑप्शन डी आनंदपुर। आप अपना आंसर बता दीजिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रंजीत सिंह के समय पे सिख एम्पायर की कैपिटल जो थी वो क्या थी, लाहौर थी। अमृतसर नहीं थी, पटियाला भी नहीं थी और आनंदपुर साहिब भी नहीं थी, लाहौर थी उनकी कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ वेंडिवॉश जो कि 1760 में हुआ था was received in the Anglo-French rivalry in India because, यानी जो बैटल ऑफ वेंडिश था जो कि 1716 में हुआ था वो एंग्लो फ्रेंच राइवरी थी इंडिया के अंदर। तो इस राइवरी जो कि इंडिया में हुई थी इससे फ्रेंच पे क्या असर पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है कि इट लीड टू एंड ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया। क्या इस ट्रीटी के बाद में, इस राइवरी के बाद में फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इंडिया में कम हो गया था। ऑप्शन बी है इट एस्टैब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेंसी इन बंगाल। क्या एंग्लो फ्रेंच राइवरी से इंडिया के अंदर बंगाल में ब्रिटिश का सुप्रीमेंस बढ़ गया था। सी है सिक्योर ब्रिटिश कंट्रोल ओवर कार्नेटिक रीजन। क्या एंग्लो फ्रेंच राइवरी के बाद में जो कार्नेटिक रीजन था वहां पर ब्रिटिश का कंट्रोल सिक्योर हो चुका था। और डी है इट लीड टू द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। क्या एंग्लो फ्रेंच राइवरी की होने से मुगल एम्पायर बिल्कुल ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन इसका क्या राइट है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट है, यानी इट लीड टू एंड ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया। यानी एंग्लो फ्रेंच राइवरी जो कि बैटल ऑफ वेंडिवॉश के बाद में हुई थी 1716 में, तो ये एंड ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस यानी फ्रेंच का जो भी इन्फ्लुएंस था इंडिया के अंदर वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड टू। यानी जो परमानेंट सेटलमेंट था वो क्या था, इस परमानेंट सेटलमेंट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसमें से हमें बताना है कि एग्जैक्ट परमानेंट सेटलमेंट को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन है फिक्स द लैंड रेवेन्यू डिमांड परमानेंटली। क्या परमानेंट सेटलमेंट के अंदर लैंड रेवेन्यू की जो डिमांड थी उसे फिक्स कर लिया गया था और वो भी परमानेंटली कर लिया गया था। ऑप्शन बी है क्रिएट अ लॉयल क्लास ऑफ इंडिया लैंड ऑनर्स। क्या एक ऐसी मतलब हम कह सकते हैं क्लास यहाँ पर क्रिएट की गई थी जहाँ पर इंडियन लैंडलॉर्ड्स को एक लॉयल क्लास बना दिया गया था टैक्स लेने के लिए। सी इंकरेज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज़्यादा इंकरेज किया गया था ताकि टैक्सेस ज़्यादा ले पाए। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट के अंदर लैंड रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स किया गया था जो हर 10 साल में क्या किया जाता था, चेक किया जाता था, यानी सॉइल की फर्टिलिटी हर 10 ईयर के अंदर चेक की जाती थी। सेकंड, एक लॉयल क्लास क्रिएट की थी जिन्हें इंडियन लैंड ओनर्स कहा जाता था जो कि टैक्स क्रिएट करते थे और अपनी जो भी इनकम है उसे रखने के बाद वो ब्रिटिशर्स को बाकी का जो रेवेन्यू है वो देते थे। और थर्ड है इंकरेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि जितना एग्रीकल्चर वो प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो ऑप्शन डी यानी सारे ही ऑप्शन जो है वो सही हैं। इसके बाद जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। यानी इन चारों में से वो कौन सा एक्ट था जिससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बना था, एस्टैब्लिश किया गया था कोलकाता के अंदर। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका आंसर राइट है
ऑप्शन ए यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है द सब्सिडेंट्री अलायंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो सब्सिडेंट्री अलायंस सिस्टम बनाया गया था ब्रिटिशर टाइम पे वो किसके द्वारा बनाया गया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड डलहौजी और रॉबर्ट क्लीव। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। राइट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अलाउड ब्रिटिश टू, यानी एक स्कीम या पॉलिसी निकाली थी ब्रिटिशर ने जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। तो उसके अंदर ब्रिटिश को क्या चीजें अलाउ करनी थी? ऑप्शन ए है अनाउंस द लैप्स ऑफ अ नेटिव रूलर इफ ही डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर, यानी अगर किसी राजा का पुत्र नहीं होगा तो वो अपना साम्राज्य जो है वो खो देगा, है ना। अनाउंस ऑफ लैप्स ऑफ अ नेटिव रूलर, तो वो रूलर किसी और को यानी अडॉप्टेड चाइल्ड को या फिर अपने भाई के बेटे को, बहन के बेटे को वो साम्राज्य नहीं देगा, ये साम्राज्य ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। बी है एनेक्स एनी स्टेट दैट फेल टू पे इट्स रेवेन्यू, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसी भी स्टेट को एनेक्स करने में फेल होने के बाद रेवेन्यू पे करना था। डी टैक्स अवर टेरिटरी वर मिस गवर्नेंस वॉज अलाइज्ड, क्या जो टेरिटरी को मिस गवर्न कर रहा है उससे एक मतलब उस को अंदर कंक्वायर कर लेना था, अपने अंडर कर लेना था ब्रिटिशर्स का। और डी है इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन प्राइमरी प्रिंसली स्टेट, क्या लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट की गई थी? तो डी तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वेस्टर्न एजुकेशन से कहीं भी रिलेटेड नहीं था। ऑप्शन सी भी नहीं है, क्योंकि मिस गवर्नेंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं जुड़ा हुआ है, और स्टेट का फेल हो जाना और रेवेन्यू पे करना भी इसके रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा, यानी अनाउंस द लैप्स ऑफ नेटिव रूलर इफ यू डिड नॉट हैव अ नेचुरल हेयर, यानी एक नेटिव रूलर जो है अगर उसका पुत्र नहीं है तो वो जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश अपने अंदर कंट्रोल कर लेगी। तो ब्रिटिश को अलाउ करता था, मतलब ब्रिटिश को ये अलाउ था कि अगर किसी राजा का पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो वो उस राज्य को अपने अंतर्गत कर लेंगे। इसके बाद द रायतवाड़ी सेटलमेंट डिफर फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट प्राइमरी इन दैट, यानी रायतवाड़ी सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट से किस तरीके से अलग है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, इट कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द जमींदार, क्या रायतवाड़ी सिस्टम के अंदर रेवेन्यू को डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था? बी, इट इवॉल्व डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कल्टिवेटर्स, क्या रायतवाड़ी सिस्टम के अंदर जो कलेक्शन था रेवेन्यू का वो डायरेक्ट कल्टिवेटर से किया जाता था? और सी है इट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल ओनली, क्या रायतवाड़ी सिस्टम सिर्फ बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस था? और डी, इट प्रोवाइड फॉर अ फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड फॉर 50 ईयर, क्या इस सिस्टम के अंदर 50 साल तक रेवेन्यू फिक्स था? तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ए यानी रेवेन्यू जो है वो डायरेक्ट जमींदार से कनेक्ट नहीं किया जाता था, कल्टीवेटर से किया जाता था। यहाँ पर कोई भी लॉयल क्लास जैसे परमानेंट सेटलमेंट में थी वैसा नहीं था। साथ ही में ये बंगाल के अंदर ही इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। रायतवाड़ी जो सेटलमेंट था वो हमारे सेंट्रल इंडिया और सदर्न पार्ट पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके बाद 50 ईयर्स के लिए फिक्स नहीं किया गया था, सिर्फ 10 ईयर के लिए फिक्स किया गया था रेवेन्यू। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी जो 1857 की क्रांति हुई उसके कई कारण हैं, लेकिन इस चार ऑप्शन में वो कौन सा कारण है जो सही नहीं है जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्टिकल, क्या रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स यानी जो मार्च से बनी हुई राइफल्स थी जो कि कार्टिकल्स थी उसकी वजह से हुई थी। बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने की वजह से हुआ था? इसके बाद है
इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन एंड ruin ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, क्या इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन करने की वजह से और जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, और दी डिमांड फॉर अ फुल इंडिपेंडेंस बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पूरी तरह से यानी स्वराज मांगने की वजह से ये हुआ था। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे फुल इंडिपेंडेंस तो किसी ने मांगी ही नहीं थी, ठीक है। 1857 इसलिए हुआ था क्योंकि एक तो एनफील्ड रेफिल ग्रिस थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सपोर्टेशन किया जाता था। क्यों? टैक्स मांग मांग के, तो इसी वजह से ये बहुत लोग जो है गुस्से में भर चुके थे। नेक्स्ट चलते हैं। The Ilbert Bill controversy during Lord Ripon's tenure was significant because यानी जो Ilbert Bill controversy थी जो कि Lord Ripon के टाइम पे हुई थी, वो क्यों इतनी significant थी? First, it aimed to abolish the Vernacular Press Act, क्या ये एक जो Vernacular Press Act था उसको abolition कर रही थी? B, it sought to allow Indian judges to try European, क्या यहाँ के जो जजेस हैं इंडियन जज वो यूरोपियन जज का पोजीशन लेना चाहते थे? सी, इट प्रपोज अ रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्या यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर में रिडक्शन प्रपोज किया गया था? और डी, इट इंट्रोड्यूस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्या यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, जो कि है इट सॉट टू अलाउ इंडियन जज टू ट्राई यूरोपियंस। नेक्स्ट है द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज प्रपोनेटेड बाय, यानी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि जो वेल्थ होती है यानी जो समृद्धि हो रही है वो ड्रेन हो रही है, यानी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, समाप्त हो रही है। ये थ्योरी किसके द्वारा प्रोफाउंड की गई थी, बनाई गई थी? ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू, डी, दादा भाई नौरोजी, और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो प्रोफाउंडेड की गई थी। इसके बाद है द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 इज फेमसली नॉन फॉर इट्स रिकमेंडेशन ऑन, यानी जो वुड्स ऑफ डिस्पैच जो 1857 में रिकमेंड की गई थी वो किस लिए की गई थी? लीगल रिफॉर्म्स के लिए की गई थी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए की गई थी, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए की गई थी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यानी एजुकेशन रिफॉर्म्स जो रहेगा वो सही रहेगा, क्योंकि वुड डिस्पैच ऑफ 1854 एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट फोकस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एंड कैंपेन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी वो कौन सा रिफॉर्म था जिसका मेन फोकस था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उसको अपलिफ्टमेंट दिया जाए, यानी उनको भी एक हम कैसे इम्पोर्टेंस दी जाए, और साथ में जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन कौन सा समाज जो है वो करता था? ए, ब्रह्म समाज, बी, आर्य समाज, सी, सत्य शोधक समाज, और डी, रामकृष्ण समाज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सत्य शोधक समाज का मेन फोकस था कि वो जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाएं और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन करें, और सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिराव फुले के द्वारा फाउंडेड किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्ट इन डिवीजन बिटवीन, यानी जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 के अंदर जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ था के लिए हुआ था, तो उस सूरत स्प्लिट की वजह से क्या यहाँ पर डिवीजन हुआ था? क्या हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हुए थे, लैंडलॉर्ड पीजेंट्स डिवाइड हुए थे, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबरर? तो ऑप्शन बी यानी सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 का जो मतलब ये जो थी सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 उसका रिजल्ट ये था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों डिवाइड हो चुके थे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड फर्स्ट, यानी ये 4 दे रखे हैं, उनमें सबसे पहला क्या हुआ है? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मोलेम इंटू रिफॉर्म और स्वदेशी मूवमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है सही है, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले हुआ था। अब देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था 1905 में हुआ, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ, देखिए ये तो 1905 में हुआ, ओके ये 1905 में हुआ, देन आफ्टर ये जो है वो 1905 में हुआ, ओके
देन आफ्टर मॉर्ले मिलिट्री रिफॉर्म्स जो है वो हुआ यहाँ पर 1909 के अंदर, ये 1909 में हुआ। और स्वदेशी मूवमेंट जो है वो भी 1909 के अंदर हुआ था, ये भी 19 एक मिनट, स्वदेशी मूवमेंट शायद 1905 में हुआ था, राइट। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है वो 1906 में हुआ था। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो ये सबसे पहले क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले हुआ था। अब चलते हम नेक्स्ट, द चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च बाय द महात्मा गांधी टू एड्रेस द ग्रीविनेंस ऑफ, ये सबसे इजी क्वेश्चन है शायद इस लेक्चर का, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। ऑप्शन ए मिल वर्कर, ऑप्शन बी इंडिगो कल्टिवेटर्स, ऑप्शन सी फार्मर्स फेसिंग एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, और ऑप्शन डी ट्राइबल कम्युनिटीज। तो इसका आंसर आप खुद दीजिएगा क्योंकि बहुत इजी है एंशियंट हिस्ट्री का, और ये सॉरी हमारे इंडिपेंडेंट फ्रीडम का टाइम का ये है जब गांधी जी हमारे इंडिया के अंदर आए थे, और इसके बाद इनका ये फर्स्ट, आई थिंक मैं कह सकती हूँ स्टार्टिंग सत्याग्रह था जो उन्होंने किया था, तो आपको पता होगा ये किस लिए किया गया था। नेक्स्ट, द जलियांवाला बाग मसकरे अकर्ड इन विच ईयर, मतलब जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1917 के अंदर हुआ, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी है 1922। तो ये ऑप्शन बी यानी 1990 के अंदर हुआ था। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है वो 1990 के अंदर हुआ था। इसके बाद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी प्राइमरी ड्यू टू, यानी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो उसे बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा, बहुत ही ईजी है ये, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, क्या पब्लिक सपोर्ट कम था, लेक द चौरी चौरा इंसिडेंट, क्या चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, या फिर ब्रिटिश रिपोर्शन होने की वजह से, और डी डिफरेंसेस बिटवीन द कांग्रेस और उसके लीडरशिप में डिफरेंसेस होने की वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइमन कमीशन वाज टू, साइमन कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ए रिव्यू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसको रिव्यू करना, इन्वेस्टिगेशन द जलियांवाला बाग मैसेक्रे, क्या उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और सी है रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म फॉर द इंडिया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो हो रहा था उसको रिकमेंड करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है यानी बोथ ए और डी सही हैं, यानी जो साइमन कमीशन था वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का की रिव्यू करने के लिए था, और तीसरा है रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म फॉर इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो इंडिया के अंदर था उसके लिए यहाँ पर किया। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं। The Pune Pact 1932 was an agreement between महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर रिगार्डिंग, यानी जो पूना पैक्ट 1932 के अंदर हुआ था जो कि एग्रीमेंट था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के दोनों के बीच में। तो ये किस लिए था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, क्या एक कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है लेजिस्लेचर के लिए उसके लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे डिप्रेस क्लासेस के लिए, सी जॉइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस क्लासेस, क्या रिजर्व सीट्स रहेंगी और जॉइंट इलेक्टोरेट्स भी होंगे, साथ ही में रिजर्व सीट रहेंगे डिप्रेस क्लासेस के लिए, और डी रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर, क्या वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होगा, इसके लिए ये पूना पैक्ट हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट है, यानी जॉइंट इलेक्टोरेट्स विथ रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी इलेक्टर जॉइंट्स होंगे लेकिन साथ ही में रिजर्व सीट रहेंगी डिप्रेस क्लासेस के लिए, सेपरेट नहीं रहेगा, है ना। डिप्रेस क्लासेस के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे, इलेक्टर्स जो रहेंगे वो जॉइंट होंगे लेकिन उनके साथ में जो डिप्रेस क्लासेस है उन्हें रिजर्व सीट्स यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 48th क्वेश्चन है, द डायरेक्ट एक्शन डे कॉल्ड बाय द मुस्लिम लीग इन 1946 लीड टू, किस लिए किया गया था, फर्स्ट acceptance of cabinet mission plan, B widespread communal riots, C the formation of interim government, or D announcement of Mountbatten plan। तो ऑप्शन बी यानी widespread communal riots की वजह से ये डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था।
49th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड with the formation of forward bloc. Which of the following leader was not associated with the formation of forward bloc? यानी जो एक फॉर्मेशन हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक का, उसमें कौन कौन से लीडर यहाँ पर एसोसिएटेड नहीं थे? तो ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी शरत चंद्र बोस और डी एच वी कामत। तो बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉर्मेशन में एसोसिएटेड नहीं थे। फॉरवर्ड ब्लॉक ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉर्म किया गया था और इसके बाद उन्होंने रिजाइन किया था कांग्रेस जो प्रेसिडेंसी थी उससे 1939 के अंदर, और इसके बाद उन्होंने ये फॉरवर्ड ब्लॉक स्टैब्लिश किया था, फॉर्म किया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947 प्राइमरली डील्स विथ ए इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, B. Partition of India and transfer of power. C. The formation of Constituent Assembly. D. Economic development of post-independence India. बहुत ही ईजी है, हमें पता है कि माउंटबेटन प्लान जो 1947 था उसमें पार्टीशन हुआ था इंडिया का, और जो भी पावर थे चाहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सभी ट्रांसफर कर दिए गए थे इंडिया को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो ये हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको एमसीक्यू समझ में आए होंगे, ऑप्शन भी समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, अपने आप को एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प किया होगा आपको। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लेक्चर के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उसे भी हेल्प हो अपने आप को एनालाइज करने में, और एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट वीडियो हम कैसा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।